जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है स्टिचियोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टिचियोमेट्री क्या होती है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या देखते हैं, रिलेशनशिप कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, या अगर हमारे पास दूसरा जो रिएक्टेंट है उसकी कोई कंडीशन हमने चेंज कर दी है, यानी उसकी स्टेट चेंज कर दी है, या हमने उसकी कोई जो है वॉल्यूम चेंज कर दिया है, तो हमारे प्रोडक्ट पे क्या जो है इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्टिचियोमेट्री बेसिकली होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इधर हमारे पास क्या डेफिनेशन है? द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन और फॉर्मिंग अ कंपाउंड टिपिकली अ रेशियो ऑफ होल इंटीजर्स। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का रिलेशनशिप है ये, जिसमें हमारे पास ना रिएक्शन होके कंपाउंड बनता है, यानी कि प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पहले बताया था। और ये जो हमारे पास अमाउंट होती है वो टिपिकली ना इंटीजर्स की फॉर्म में इन दोनों की रेशियो आती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो रेशियो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, यानी नंबर्स की फॉर्म में 1 2 3 एंड सो ऑन जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन है कि ये एक रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हम ये सीखेंगे कि हम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं स्टिचियोमेट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आ जाती है N2+O2 और हमारे पास N2O5 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने ना एक टेबल बना लेना है। ठीक है, उसमें हमने ना रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है पहले उनके नंबर ऑफ एटम्स हमने काउंट कर लेने हैं। फिर हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस भी है या नहीं। तो इधर हमारे पास ना दो एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स में ना 1 मोल, ठीक है, नाइट्रोजन है और 2 एटम्स हैं, तो 2 आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके। उसी तरह ऑक्सीजन में भी 1 मोल है और 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या है? नाइट्रोजन में देखें तो इधर नाइट्रोजन का 1 मोल है लेकिन 2 एटम्स हैं, तो फिर हमारे पास 2 आंसर आया। उसी तरह 1 मोल ऑक्सीजन का है लेकिन एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के? 5 हैं, तो इधर 5 आंसर आया। तो हमारे पास अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो नाइट्रोजन के हैं वो तो हैं इक्वल, बैलेंस्ड हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ना ये वाली इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है, जिसको हमने बैलेंस करना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ना जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है ना उनको थोड़ा सा ना चेंज करेंगे ताकि हमारे पास जो ये ऑक्सीजन का नंबर आ रहा है ना, बैलेंस नहीं आ रहा, वो ठीक हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन और N2O5 के कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए ना वो जो है वो 10 एटम्स आए। ठीक है, क्योंकि यानी हम ना इन दोनों को, अब N2O5 है ना तो हमारे पास ना हम इन लोगों की जो कंसंट्रेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 5 2s आर 10 बनेगी। तो इसमें हमारे पास अब क्या करते हैं हम? नाइट्रोजन हमारे पास 1 मोल ले लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी, 5 लगा दिया ताकि ऑक्सीजन कितने बन जाएं? 10 बन जाएं। और इधर भी फिर अब इधर ऑक्सीजन 10 हो गया है तो इधर भी ऑक्सीजन को हमें 10 बनाना पड़ेगा 2 मोल लेके। तो हमारे पास अब दोबारा से नाइट्रोजन देखें तो 2 आते हैं रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में आते हैं 4, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स में भी 10 आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी 10 आ रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का बैलेंस अब दोबारा खराब हो गया है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम नाइट्रोजन से अब ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेंगे, हम ऑक्सीजन जो है वो यानी सही हो गया, बैलेंस हो गया है। नाइट्रोजन के जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ना उनको हम चेंज करेंगे। तो इधर हमने नाइट्रोजन के साथ भी 2 लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 इधर नाइट्रोजन हो गए और इधर भी हमारे पास जो है वो 4 हो गए थे और इधर भी 4 हो गए, यानी इसी को देखते हुए हमने नाइट्रोजन को भी चेंज कर दिया कि इधर 4 हो गए नाइट्रोजन तो इधर भी 4 होंगे।
तो हमारे पास अब ये वाली जो हमारे पास टेबल आया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन के रिएक्टेंट्स भी 4 हैं, प्रोडक्ट्स में भी 4 है नाइट्रोजन, तो ये बैलेंस हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन भी हमारे पास 10 है और रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में भी 10 है, तो ये भी बैलेंस हो गई। तो हमारे पास ना ये वाली जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी वो इधर आके बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। और हमें पता चल गया है कि हमने इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करना है। हमने सिर्फ ना कोफिशिएंट्स को देखना है कि हमारे पास ना ये वाला जो कोफिशिएंट है ना प्रोडक्ट का, पहले हमने उसको देख लेना है कि अब ये वाला जो यानी प्रोडक्ट है वो किस तरह बन सकता है, उस हिसाब से फिर हमने रिएक्टेंट्स को चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप इतना लंबा प्रोसेस अगर आप ना भी करो तो आप देख के भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो कि ये इक्वेशन जिस तरह लिखी हुई है ना, तो इसमें इतने रिएक्टेंट्स हैं तो प्रोडक्ट्स इतने होंगे, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हो, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम कर सकते हैं अगर इतना लंबा हम प्रोसेस नहीं कर सकते तो। ये मैंने आपको सिर्फ ना समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास ना हम इस तरह इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन था ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वाली जो इक्वेशन थी ये कॉम्बिनेशन इक्वेशन है जिसमें ना दो रिएक्टेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर या आयोनिक इक्वेशंस, उनमें हम कैसे बैलेंस करते हैं अगर ऐसी इक्वेशंस आ जाएं तो जिनमें आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो आ जाती है CO2 प्लस NaOH, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा Na2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब ये एक आयोनिक इक्वेशन है, ठीक है। आयोनिक इक्वेशन में ना हम सबसे पहले उन कंपाउंड्स को अलग करते हैं जो कि आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि NaOH आयन प्रोड्यूस कर सकता है, Na2CO3 आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अभी इधर क्या लिखेंगे हम, द डिसोसिएटेड कंपाउंड्स which can yield dissociated ions are separated first. In this case, these compounds are NaOH and Na2CO3, ठीक है। तो हमारे पास अब इक्वेशन किस तरह बन जाएगी जब हम इन दो कंपाउंड्स को ना आयंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी CO2 प्लस Na प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएगा 2Na प्लस, इधर आ जाएगा CO3 माइनस 2 और ये आ जाएगा वाटर। अब इधर आपके पास ना आपको पता चल रहा है देखने से ही कि हमारे पास ना इस वाला ये वाला जो कंपाउंड है ना ये भी दो होने चाहिए थे, क्योंकि जो एक सोडियम जो है वो दो सोडियम तो नहीं बना सकता ना, तो इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो मैंने एक ही इसमें चीज थी जो मैंने उसको ठीक कर दिया, बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। अब हम इस इक्वेशन में ना अब हमने इक्वेशन जो है उसमें डिसोसिएटेड कंपाउंड्स को अलग अलग कर लिया है, ठीक है, उनके आयंस बना दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से ना स्पेक्टेटर आयन को ढूंढना है। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, स्पेक्टेटर आयन वो वाला आयन होता है जो ना रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हो और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हो और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। स्पेक्टेटर का क्या मतलब होता है, उसको हम स्पेक्टेटर आयन क्यों कह रहे हैं, स्पेक्टेटर जो वर्ड है ना उसका मीनिंग होता है देखने वाला,
ये जो बैठ के ना देख रहा है बस, यानी जो ऑडियंस में है वो ऐसा स्पीशी है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि रिएक्शन को बस ऑडियंस की तरह देख रहा है बैठा, वो स्पेक्टेटर होता है, ठीक है, देखने वाला। तो स्पेक्टेटर आइन जो है वो इधर भी रिएक्टेंट में मौजूद है, वो इधर भी रिएक्टेंट में मौजूद है, उसने यानी प्रोडक्ट में मौजूद है, उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हेंस बाय फाइंडिंग द spectator ion in the equation which is sodium plus, in this case we balance the equation by removing that ion and forming a ionic equation, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेक्टेटर आयन को इक्वेशन में से रिमूव करवा देते हैं और हमारे पास एक आयोनिक इक्वेशन आ जाती है। तो अब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन थी, मैं दोबारा लिख रही हूँ, 2Na + 2OH नेगेटिव। तो हमारे पास बना क्या है, 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव और वाटर। तो अब हम इसमें ना इसको और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, हमने इसको रिमूव करवा दिया। तो हमारे पास ना ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो ये हमारी आयोनिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन है। तो हमारे पास ना जब भी आयोनिक इक्वेशंस आती हैं ना, तो हम इसी तरह उनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल भी हम इसी तरह इसकी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है NaCl प्लस वाटर। तो हमारे पास बना है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में भी हमारे पास क्या है, द डिसोसिएटेड कंपाउंड्स आर सेपरेटेड फर्स्ट such as NaCl and NaOH। अब इस वाले केस में जो डिसोसिएटेड कंपाउंड्स हैं जो कि आइंस बना सकते हैं वो ये दो हैं। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, आइंस की फॉर्म में, Na प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर, उसके बाद Na प्लस OH नेगेटिव प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास स्पेक्टेटर आयन कौन सा है, दोबारा से सोडियम है, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा, हेंस बाय रिमूविंग द स्पेक्टेटर आयन which is sodium, we obtain a ionic equation। तो मैं इधर ना दोबारा से लिख देती हूँ, ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन है, ठीक है। ओके, अब इस इक्वेशन में ना हमारे पास, अब हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास ना इधर 2Na पॉजिटिव आएगा, ठीक है,
2Cl नेगेटिव आएगा, 2H2O आएगा, और ये इधर भी इस तरह, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना इस इक्वेशन में भी यही चीज थी कि इधर 2 आना चाहिए था, तब ये इक्वेशन जाके बैलेंस होती, ठीक है। तो हमारे पास आगे भी हम इसको इसी तरह ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम जब इसको बैलेंस करेंगे ना स्पेक्टेटर आइन को रिमूव करके, अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ना स्टीचियोमेट्री का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि ना स्टीचियोमेट्री जो है वो आप एक्सप्लेन करें, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि स्टीचियोमेट्री में हम किस तरह बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।